नमस्कार, शाम के 6:30 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव के अब चरणों की करते हैं बात, चूंकि अपने आखिरी पड़ाव पर लोकसभा चुनाव आ गया है। कल छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी अभियान के बीच एक दूसरे पर चुटकी लेने का दौर लगातार जारी है। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 खटाखट। राजनीतिक लड़ाई खिंचाई पर आई। रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। एक दूसरे के विरुद्ध खटाखट वाला युद्ध। सियासत में विरोधियों को घेरने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक रंजिश ने नया कलेवर ले लिया और योजनाओं के फायदे गिनाने से लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए डिक्शनरी से नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। सुनिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वो बयान, जिसमें वो पीएम मोदी और अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तंज कस रहे हैं। हमने जो बोला माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट, इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप लपालप लपालप। चुनावी दौर में नए नवेले शब्दों से वार पलटवार की कहानी कोई नई नहीं है। खटाखट वाला संग्राम भी कुछ ऐसा ही है, जिसे शुरू तो राहुल गांधी ने किया, लेकिन पीएम मोदी ने इसे कैच कर लिया। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाखट ठकाठक 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 हमारी सरकार डालेगी। देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। जाहिर है आखिरी चरण के चुनाव तक बहसबाजियों और चुटकी लेने का यह दौर थमने वाला नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी केस में कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट होती रही और वो चिल्लाती रही, लेकिन घर में मौजूद होने के बावजूद केजरीवाल उनकी मदद के लिए नहीं आए। स्वाति ने कहा कि विभव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, बदनाम करने की धमकी भी दी, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मेरा चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ, और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में सबसे बड़ा पर्दाफाश। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। स्वाति ने बताया दिल्ली सीएम आवास में क्या क्या हुआ। क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं।
ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया। 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ किस कदर बदसलूकी की गई, कैसे एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कैसे मुख्यमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ड्राइंग रूम के अंदर एक महिला के साथ मारपीट की गई, इस पूरी कहानी को स्वाति मालीवाल ने पहली बार कैमरे के सामने बयां किया। आराम से बैठी हुई थी, इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ, स्वाति ने ऑन कैमरा सब कुछ बताया। स्वाति ने बताया मुख्यमंत्री आवास में विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे। विभव कुमार ने उनका पैर पकड़कर फर्श पर घसीटा। स्वाति ने बताया कि विभव ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी, रेप और जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन घर में होने के बावजूद केजरीवाल उन्हें बचाने नहीं आए। मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं और मैं बहुत ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। स्वाति मालीवाल ने बताया कैसे सीएम आवास में उनके साथ मारपीट हुई, कैसे वो जोर जोर से चीखती रही, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। स्वाति के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस में मौजूद थे, उनकी पत्नी और माता पिता भी सीएम हाउस में मौजूद थे, पूरा स्टाफ भी सीएम हाउस में मौजूद था, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। स्वाति के इस बयान के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी एक अर्बन नक्सल के एक गैंग है और उनके ही पार्टी में और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर है। अटके परिणाम जारी होना की शुरुआत हो गई है। गैर अनुसूचित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी। एक्स सर्विसमैन की कटऑफ भी जारी हो गई है। 55.28% रही एक्स सर्विसमैन की कटऑफ। सचिव डॉक्टर वीसी बघाल ने परिणाम को जारी किया है। तो बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अटके हुए परिणाम जारी होने की शुरुआत हो गई है।
गैर अनुसूचित अभ्यर्थी का परिणाम जारी किया गया है। आपके सामने उसकी तस्वीर। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी जारी हो गई है। 55.21% एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है। और अगली खबर राजधानी जयपुर से ही है। रोडवेज के 5 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अनियमितताओं के चलते निलंबन की बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों के कार्य में लापरवाही की जानकारी मिली थी। सिंधी कैंप की मुख्य प्रबंधक राधिका, वैशाली डिपो के प्रबंधक वित्त भानु प्रताप सिंह, सिंधी कैंप के प्रबंधक प्रशासन अरुण कुमार शर्मा, प्रबंधक वित्त नेहा नगर और खेतड़ी डिपो के प्रबंधक वित्त राजेंद्र कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जुड़ गए हैं आसिफ खान जानकारी के साथ। आसिफ, जहां लापरवाही और तुरंत एक्शन, किस तरह से देखी जाए इस खबर को? जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज तमाम लापरवाह कर्मचारियों के लिए भी, निलंबन की कार्रवाई। बिल्कुल मनु, पिछले कई दिनों से ये जितने भी अधिकारी राजस्थान रोडवेज में हटाए गए हैं, इनको लेकर लगातार जो है वो रोडवेज को शिकायतें मिल रही थी। और इन सारे मुद्दों को लेकर एसीएस श्रेया गुहा जो है वो लगातार बैठकें कर रही थी। और इस दौरान लगातार शिकायतें मिलने के बाद जब औचक निरीक्षण किया गया और ये पाया गया कि बहुत तरह की अनियमितताएं हैं, जितने निर्देश राजस्थान रोडवेज के इन अधिकारियों को, सिंधी कैंप से जुड़े अधिकारियों को दिए गए थे, उनकी पालना नहीं हो रही है, समय पर कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहुंच रहे। तो इसके बाद में डिपार्टमेंट ने सीधा एक्शन लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो सिंधी कैंप की जो चीफ मैनेजर थी राधिका, वो भी इसमें जो है वो आरोपी पाई गई, उन्हें भी हटा दिया गया। इसके साथ साथ जो है वो सिंधी कैंप के प्रबंधक प्रशासन अरुण कुमार शर्मा है, उन्हें भी हटाया गया। वैशाली डिपो के जो प्रबंधक वित्त हैं भानु प्रताप सिंह, उनको भी हटाया गया। और प्रबंधक वित्त नेहा नगर और खेतड़ी डिपो के प्रबंधक वित्त राजेंद्र कुमार यादव को भी निलंबित किया गया। मनु, केवल इन लोगों को हटाया नहीं गया। जब काफी दिनों की मिल रही शिकायतों के बाद में कार्रवाई ली गई तो फौरन जो वैकल्पिक व्यवस्था जो है, जैसे ही आदेश पारित किए गए कि इनको सबको हटाया जाता है, फौरन जो है वो रोडवेज के 4 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। कैलाश चंद्र बड़ाया को सिंधी कैंप अब राधिका की जगह ये संभालेंगे। सुमन मीणा को वैशाली डिपो में प्रबंधक वित्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राकेश कुमार छिंपा को सिंधी कैंप पर प्रबंधक वित्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जयकरण को खेतड़ी डिपो के प्रबंधक वित्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस तरह की निलंबन की कार्रवाई तमाम लापरवाह अधिकारियों के लिए सचेत करने के लिए एक बड़ा मैसेज के तौर पर भी है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और स्पेशल रिपोर्ट में बात चीन की करते हैं। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस बार चीन ने ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए सेना, वायुसेना, नेवी और रॉकेट फोर्स को उतारकर साफ कर दिया है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ खूनी जंग शुरू कर दी है। घिर गया ताइवान, ऑपरेशन फोर्स से चीन का हमला। ताइवान के बेहद नजदीक चीन की यह फौजी घेराबंदी साबित करती है कि ताइवान पर चीन किसी भी वक्त हमला करके कब्जा कर सकता है। चीन ने महज 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करके एक तरह से युद्ध की शुरुआत कर दी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त ताइवान के चारों तरफ चीनी सेना कहां-कहां घेराबंदी कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 24 घंटे के अंदर ताइवान के खिलाफ अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक चीन ने अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को ताइवान के खिलाफ उतारा है। हैरानी की बात तो ये है कि चीन का ये फौजी पैंतरा ताइवान के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट, उत्तर दक्षिण ताइवान और पूर्वी ताइवान को चारों तरफ से घेरा है। चीन ने वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स से पूरी क्षमता के साथ ताइवान के खिलाफ तैयार कर लिया है।
चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल को पनिशमेंट ड्रिल नाम दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि 3 दिन पहले ही ताइवान में नए राष्ट्रपति विलियम लाइचिंग ते ने शपथ ली, जिन्हें चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। इसलिए चीन ने ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाइचिंग ते को वॉर ड्रिल के जरिए धमकी दी है। चीन किसी भी वक्त ताइवान के इलाकों पर कब्जा कर सकता है। ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाइचिंग ते ने चीन की इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। 我会和国军弟兄姐妹站在第一线，共同守护国家安全。此时此刻，国际社会正高度关注民主台湾。 आप ये भी जान लीजिए, ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना इस वक्त ताइवान के इलाके में क्या कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि उन्होंने सुबह 7:45 बजे ताइवान के आसपास संयुक्त मिलिट्री ड्रिल शुरू की। उसके आसपास के ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीपों किनमेन, मात्सू, वुकियू और डोंगयिन को भी चीनी सेना ने टारगेट किया है। ताइवान की घेराबंदी करने के लिए चीन ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान J-20 और J-16, टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक DF मिसाइल और लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर को समुद्र में उतारा है। चीनी सेना ने इस सैन्य अभ्यास को ताइवान की आजादी चाहने वालों के लिए सजा बताया है। पूर्वी थिएटर कमांड के प्रवक्ता ली शी ने कहा, हमारे ऑपरेशन का कोड का नाम ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A रखा गया है। 中国人民解放军东部战区为台岛周边开展联合演训，维护国家主权和领土完整，对台独分裂势力谋独行径予以有力惩戒。 अचानक से चीन का इस तरह से आक्रामक होने के पीछे की वजह ताइवान में बनी नई सरकार पर दबाव बनाना भी है। 3 दिन पहले विलियम लाइचिंग ते ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार की अलगाववादी गतिविधियों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायद यही वजह है कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। अब देखना होगा कि ताइवान का साथ देने के लिए कौन कौन से देश सामने आते हैं। 72 मैच 64 दिन, एक क्वालिफायर मैच और एक एलिमिनेटर मैच के बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब आज IPL के फाइनल के लिए दूसरी टीम मिल जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच कुछ ही समय बाद फाइनल में जाने के लिए जंग होगी और इनका इंतजार पहले से ही पहुंचकर आपको बता दें कि जो राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल में मैच होने जा रही है उसमें कोलकाता राइडर्स यहां पर पहले से इंतजार कर रही है। टूटेंगे रिकॉर्ड, SRH साबित होगा डार्क हॉर्स। फाइनल के लिए जंग, किस पर चढ़ेगा जीत का रंग। राजस्थान का टशन SRH को देगा टेंशन। ये 3 लाइनें कह रही हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। आज कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। आज एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है या फिर राजस्थान अंडरडॉग बनकर जीत हासिल कर सकता है। आज मैच नहीं, जंग है। इस जंग में टशन दिखेगा, टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि आज वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था, वो पल आ गया जिसके लिए 64 दिनों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। 72 मैचों के बाद आज दूसरा फाइनलिस्ट मिल जाएगा, जो 26 जून यानी आज से ठीक 2 दिन बाद कोलकाता से फाइनल में टकराएगा। लेकिन उससे पहले आज होगी चौके छक्कों की बारिश, और जब ये बारिश होगी तो मैदान में शोर होगा, हर ओर होगा। मैदान में फैंस अपनी टीम को चीयर्स करेंगे, उधर मैदान पर रिकॉर्ड टूटेंगे, बाहर जश्न होगा। हाई वोल्टेज मैच में वो सब होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार हैदराबाद और राजस्थान जिस तरह प्रदर्शन कर यहां तक पहुंचे हैं, आंकड़े यही कह रहे हैं। पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम हैदराबाद ने इस सीजन में 14 मैच खेले और 8 जीते। वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रही, तो वहीं राजस्थान ने इस सीजन के 14 मैच खेले और 8 जीते। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रही।
वैसे तो दोनों टीमें इस सीजन में आंकड़ों में एक बराबर हैं, लेकिन हैदराबाद टीम की वो पारियां नहीं भूल सकते जिसमें टीम ने खुद रिकॉर्ड बनाया और अगले मैच में खुद ही रिकॉर्ड भी तोड़े। एसआरएच की टीम ने कोई 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार 200 प्लस स्कोर बनाया है। कोलकाता के खिलाफ 204 रन, दूसरे मैच में मुंबई के खिलाफ 277 रन और फिर बेंगलुरु के खिलाफ अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 287 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। फिर अपने अगले ही मैच में दिल्ली के खिलाफ 266 रन ठोक डाले। राजस्थान के खिलाफ 201 रन बनाकर जीत हासिल की। फिर पंजाब के खिलाफ 214 रनों का पीछा कर 215 रन बनाए और जीत का परचम फहराया। ये आंकड़े कह रहे हैं कि आज अगर हैदराबाद के बल्लेबाज चले तो फिर राजस्थान के गेंदबाजों की खैर नहीं। लेकिन हम राजस्थान को कम नहीं आंक सकते। जब से संजू सैमसन ने टीम की कप्तान संभाली है, टीम डेंजरस हो गई है। इसके पास आज वो खिलाड़ी हैं जो चेन्नई की पिच पर बल्लेबाजों के लिए कहर साबित हो सकते हैं, क्योंकि चेन्नई की पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है और राजस्थान के पास विश्व के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में शुमार आर अश्विन और चतुर चालाक चहल हैं। ये युजवेंद्र चहल 28.44 की एवरेज और 9.48 की इकॉनमी से 14 मैच में 18 विकेट झटक चुके हैं, तो वहीं आर अश्विन ने 14 मैच में 9 विकेट, साथ ही बल्ले से भी करिश्मा दिखाया है। हालांकि चेपॉक की पिच पर दूसरी पारी में स्पिनर्स को मदद मिलती है, पहली पारी में बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी रहते हैं, चौके छक्कों की बारिश से लाइन लेंथ तक बिगाड़ देते हैं और जब सामने हैदराबाद जैसी टीम के बल्लेबाज हों तो चौके छक्कों की सुनामी लाते हैं। तो फिर सोचिए आज क्या होने वाला है। आंकड़े भी तो यही कहते हैं। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।